That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। श्रद्धा से मनाया गया गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस। रक्षा मंत्री ने कहा, तेजी से बढ़ रहा भारतीयकरण आंदोलन। और गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की हालत खराब। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पांचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने अनुभव केंद्र में महाभारत से जुड़ी कहानियां देखीं और इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समागम में पहुंचे। गुरु ग्रंथ साहिब ऊंचे मंच पर विराजमान थे और प्रधानमंत्री ने जमीन पर बैठकर कीर्तन श्रवण किया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी पर आधारित किताब और स्मृति सिक्का भी जारी किया। संबोधन में पीएम ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए, इसलिए आज वे हिंद की चादर के रूप में पूजनीय हैं। इस मौके पर उन्होंने एक संयोग का भी जिक्र किया। पहले एक और अद्भुत संयोग बना था, मैं उसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर मुझे इससे पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम के आदर्श ही विकसित भारत की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ध्वजा युगों युगों तक राम के आदर्शों को दुनिया तक पहुंचाएगी। उन्होंने इसे सदियों की वेदना पर विराम बताते हुए 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही हो। दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वदेशी तकनीक और रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं, बस उन्हें सही विजन देने की जरूरत होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में भारतीयकरण आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये भारतीय नौसेना की मेहनत का परिणाम है। यही कारण है कि भारत सरकार ने आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को इतना महत्व दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं। किसी आइडिया को बिल्ड होने के लिए किसी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती है। आइडिया को सिर्फ एक विजन चाहिए और एक डिटर्मिनेशन चाहिए, और वही विजन आप सब लेकर यहां आए हैं। आज देश में इंडिजिनाइजेशन का जो मूवमेंट चल रहा है, वह सिर्फ साथियों पॉलिसी का परिणाम नहीं है, वह आपकी मेहनत का आउटकम है। आप सब ने अपने प्रोटोटाइप्स, अपने सॉल्यूशंस
अपने इनोवेशंस के थ्रू यह साबित कर दिया है कि डिफेंस सेक्टर में भारत सिर्फ बायर नहीं है, बल्कि बिल्डर भी है, क्रिएटर भी है और लीडर भी है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास और रोजगार को लेकर बड़े फैसले किए हैं। कैबिनेट बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य प्रमुख है। इसके लिए राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार ने 25 नई चीनी मिलें खोलने और बंद पड़ी 9 मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय किया है। साथ ही बिहार में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनमें सभी प्रमंडलीय मुख्यालय के साथ सोनपुर और सीतामढ़ी भी शामिल हैं। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है, जो 6 महीने में रिपोर्ट देगी। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले किए गए हैं। आप अवगत हैं, बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है नए। तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है और इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय आज हुआ है। तो कुल मिला जुलाकर ये महत्वपूर्ण आज निर्णय कैबिनेट के द्वारा हुआ है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण करने के बाद घोषणा की कि अगले 4 महीने के भीतर स्वास्थ्य विभाग में कुल 32,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। इनमें डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट्स, लैब टेक्नीशियंस समेत कई श्रेणियों के 26,000 से अधिक पदों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि एनएचएम के तहत 6700 से ज्यादा पदों पर भी नियुक्ति जल्द होगी। मंत्री ने बताया कि भोजपुर, वैशाली और सिवान में 3 नए मेडिकल कॉलेज जल्द खुलेंगे। पटना में देश का पहला 400 बेड वाला विशेष हड्डी अस्पताल 3 महीने में तैयार हो जाएगा। इधर राजस्थान में अंता से नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया ने राजस्थान विधानसभा में शपथ ली। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। बोनगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था नहीं रहकर भाजपा कमीशन बन गया है। एसआईआर प्रक्रिया से नाखुश ममता ने भाजपा की पूरे भारत में नींव हिलाने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बहराइच और बरेली समेत कई जिलों में बूथ लेवल अफसरों और अन्य कर्मचारियों पर काम में लापरवाही के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में तो 60 से अधिक बीएलओ सुपरवाइजरों के खिलाफ 4 अलग अलग एफआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत दर्ज हुई हैं। देश के विभिन्न राज्यों में काम के भारी दबाव के बीच अब तक 16 बीएलओ की मौतों की खबर आई है, जिनमें कुछ को आत्महत्या बताया जा रहा है। शिक्षक संगठनों ने इसे शिक्षकों का अपमान करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि रात 1:30 बजे तक डेटा फीड करने को मजबूर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने अभी तक इन मौतों और दबाव के आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया मुश्किल में है। दक्षिण अफ्रीका ने 549 रन का विशाल लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में भारत ने चौथे दिन 27 रन पर 2 विकेट गंवा दिए। इससे पहले प्रोटियाज ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन के स्कोर पर घोषित कर मैच में पकड़ मजबूत कर ली। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
More than radio.